किंतु यह ब्राह्मण शिक्षक जिस मकान में रहता है उस मकान के नीचे के मकान में रहने वाले किराएदार को भी मालूम नहीं रहता कि यह कौन 30 मार खा है। अरे यह ब्राह्मण शिक्षक अपने ऊपर वाले यूरोपियन कर्मचारियों के पास हर दिन इधर उधर की 4 गप लगाकर मन चाहे तब घंटा 2 घंटा स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर उसको साल में 2-4 लिखित रिपोर्ट कर देना है, मतलब उसका काम हो गया। और ऐसे लोगों को ही 4 पढ़े लिखे लोग ईमानदार नौकर और देशभक्त कहते। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुलामगिरी का परिच्छेद नंबर 15 है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और यह परिच्छेद हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, मतलब इसके 3 पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है और बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। किस बारे में बात करने वाले महात्मा फूले? तो सबसे पहले वो बताने वाले हैं सरकारी शिक्षा विभाग, म्यूनिसिपैलिटीज, दक्षिणाप्राज कमेटी और ब्राह्मण अखबारों की एकता तथा शूद्रों अछूते के बच्चों को लिखना पढ़ना नहीं सीखना चाहिए, इसलिए ब्राह्मणों द्वारा रचाए गए षड्यंत्र आदि के संबंध में। ढोंडीराव सवाल पूछते हैं, सरकारी बुनियादी शिक्षा विभाग के ब्राह्मण कर्मचारी गुलाबी बेईमानी करते हैं, इसका क्या मतलब है? ज्योतिराव फुले जवाब देते हैं, बोलते हैं कि फिलहाल जिस किताब की वजह से ब्राह्मणों के सभी ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में, साहित्य में जो बेईमानी बातें लिखी गई हैं उसका रहस्य खुल जाएगा और उनके पूर्वजों का भांडाफोड़ होगा, उनकी बेइज्जती होगी। इस बात से वे लोग भयग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने अपने भोले वाले सरकार को कभी कभी अकेले में मिलकर और कभी कभी अखबारों के द्वारा तरह तरह की गुलाबी रंगीन मसलने देकर उनके अधिकार में जितनी सरकारी पाठशालाएं हैं उन सभी में सरकारी बुनियादी शिक्षा विभाग द्वारा उस किताब पर बहिष्कृत घोषित कर दिया गया। अरे यदि ऐसे प्रगत युग में उनके शिष्य कहलाने वाली सरकार ने 4 स्वार्थी तथाकथित प्रगत ब्राह्मणों की गुलाबी दलीलें सुनकर तमाम सरकारी शिक्षा विभाग से उस तरह की महत्वपूर्ण किताब को पाठ्यक्रम से बाहर किया, तब हम क्या कहें? पहले के जमाने में किन्हीं अज्ञानी अधिकारियों ने 4 धर्मभ्रष्ट पाखंडियों के आग्रह के खातिर उस तरह का उपदेश देने वाले उपदेशक को सूली पर चढ़ा दिया था। इसलिए ब्राह्मण पंडित पुरोहितों की उनके धर्मशास्त्रों की पोल खोलने वाली किताब को स्कूल के पाठ्यक्रम से बहिष्कृत कर दिया। तब हमें भी क्यों आश्चर्य लगना चाहिए? ढोंडीराव फिर सवाल पूछते हैं, तात इसमें सरकार का क्या दोष है, इसके बारे में जरा समझाइए। ढोंडीराव फिर इसका जवाब देते हैं, बोलते हैं इस बात को हम कैसे मान लें कि इसमें सरकार का कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि सरकार ने जिस तथाकथित प्रगत ब्राह्मणों की दलील पर उस तरह के सत्य को कहने वाली किताब को स्कूल में पाठ्यक्रम से बाहर निकाल दिया, तब फिर उस किताब का विरोध करने वाले लोगों ने तैयार की हुई किताबें सरकारी शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों के पाठ्यक्रम में लगवाकर फिर उन्हीं लोगों को ही शूद्रों के स्कूलों में शिक्षा के रूप में नियुक्त किया। क्या यह उचित है? इसके बारे में सोच विचार करने के बाद यह सिद्ध होता है कि कल तक उस किताब को जिन प्रतिवादियों ने सरकारी शिक्षा विभाग से बहिष्कृत करवाएं, वह उन्हीं लोगों ने तैयार की हुई नई किताबें शिक्षा विभाग से बहिष्कृत करने के बजाय सरकार को अनुदान बख्शिश स्वरूप बड़ी बड़ी रकमें देकर उन लोगों को ही सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्त करके उनको उस पवित्र किताब के विरुद्ध शूद्रों को दिखावे का उपदेश देने का अवसर क्यों दे रही है।
इसलिए यदि हमारे भोले वाले सरकार द्वारा उस पवित्र किताब की तरह ही सरकारी शिक्षा विभाग के उन सभी प्रतिवादियों को उनकी किताब के साथ साथ निकाल बाहर करना संभव ना हो तो हमारी सरकार ने कृपया सभी शिक्षा विभाग एक साथ बंद कर देनी चाहिए, जिससे ये लोग अपने घरों में जाकर आराम से बैठ जाएंगे और कम से कम यह होगा कि शूद्रों पर जो करों का बोझ लदता है वह कम हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग के एक प्रमुख ब्राह्मण कर्मचारी को हर साल कम से कम 7,000 रुपया तनख्वाह देनी पड़ती है। अब सुल्तानी रही नहीं किंतु आसमानी मेहर हुई, तब बताइए कि इतनी रकम तैयार करने के लिए शूद्रों के कितने परिवारों को एक साल तक दिन रात खेती में जूते रहना पड़ता होगा। कम से कम 1,000 शूद्र परिवार इसमें जुटते ही होंगे। दूसरी बात, इस मुआवजे के अनुपात में इस बृहस्पति ब्राह्मण से शूद्रों को क्या सही में लाभ भी होता है? अरे हर दिन 4 पैसा कमाने वाले शूद्र मजदूरों को लहलहाती धूप में सूरज के निकलने के समय से लेकर सूरज के डूबने तक सड़क पर मिट्टी की टोकरियां सर पर ढोनी पड़ती हैं। उस बेचारे को कहीं बाहर जाने के लिए हर पल की फुर्सत भी नहीं मिलती और हर दिन बिना काम किए बगैर शारीरिक श्रम के हर दिन 20 रुपया मिलने वाले ब्राह्मण कर्मचारियों को स्कूलों में खुली जगह पर कुर्सी में बैठने का काम करना पड़ता है। वे लोग म्युनिसिपैलिटी के मेहमान बनकर हर दिन सुबह और शाम को धूप गर्मी का माहौल समाप्त हो जाने के बाद बाहर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। उनकी बाहर घूमने के लिए निकलने का उद्देश्य यही होता है कि हमने अपने सभी परिचितों से मेल मिलाप किए जाने चाहिए। हमने अपने सभी परिचितों से मेल मिलाप के लिए जाना चाहिए। इसलिए वे लोग बड़े सज धज के बड़े नखरे में घोड़े की गाड़ी में सवार होकर शहर के रास्ते पर लोगों की दहलीज खलियान देखकर अपनी अकड़ दिखाते रहते हैं, लेकिन उनको यह सब दिखाने के लिए फुर्सत कहाँ मिल जाती है। अरे उन्होंने शहर के लोगों को अभी तक यह नहीं बताया कि शिक्षा से क्या क्या लाभ होते हैं, लेकिन उनको अपना इस तरह का नखरा दिखाते हुए शहर की सड़कों पर घूमने में बड़ा मजा आता है, बड़ा गौरव लगता है। लेकिन फिर मिशनरियों का हर साल 10 रुपया माहवार पाने वाला उपदेशक इन ब्राह्मण पंडित पुरोहितों से 1000 गुना अच्छा है। ये लोग उन मिशनरी उपदेशकों के पांव के धूल की भी बराबरी करने योग्य नहीं है, क्योंकि जिस शहर में वह ख्रिस्ती मिशनरी उपदेशक रहता है उस शहर के सभी छोटे बड़ों को यह मालूम होता है कि वह एक धर्म उपदेशक है, किंतु यह ब्राह्मण शिक्षक जिस मकान में रहता है उस मकान के नीचे मकान में रहने वाले किराएदार को भी मालूम नहीं रहता कि यह कौन 30 मार खा है। अरे यह ब्राह्मण शिक्षक अपने ऊपर वाले यूरोपियन कर्मचारियों के पास हर दिन इधर उधर की 4 गप लगाकर मन चाहे तब घंटा 2 घंटा स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर उनको साल में 2-4 लिखित रिपोर्ट देना है, मतलब उसका काम हो गया। और ऐसे लोगों को ही 4 पढ़े लिखे लोग ईमानदार नौकर और देशभक्त कहते हैं। अरे इन बिकाऊ ब्राह्मण नौकरों ने आज तक शिक्षा विभाग के लाखों रुपए खा लिए हैं, लेकिन सच कहता हूं कि उनके हाथ से ना तो किसी अछूत को शिक्षा मिली और ना शूद्रों को। उन्होंने उनमें से किसी एक को आज तक म्युनिसिपैलिटी का सदस्य नहीं बनाया। इससे अब तुम ही सोचो कि इन शिक्षा विभाग में जितने ब्राह्मण कर्मचारी हैं वे इन वफादार नौकर अपने देश के
अज्ञानी अछूतों के प्रति कितनी हमदर्दी दिखाते हैं। इतना ही नहीं, ये देशभक्त म्युनिसिपैलिटी में मुख्य अधिकारी होने पर भी उन्होंने पिछले साल के पानी के काल में अछूतों को पीने के लिए सरकारी बावली का पानी भरने में कोई मदद नहीं की। इसलिए अछूतों का म्युनिसिपैलिटी में सदस्य होना कितना आवश्यक है, इसके बारे में अब तुम ही सोच सकते हो। दंडीराव तात, आपका कहना एकदम सच है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। किंतु मैंने सुना है कि म्युनिसिपैलिटी ने फिलहाल शूद्रों में से कई सदस्य इतने विद्वान हैं कि वे अपना मत देते समय अरे गोविंदा कहलाने वाले यंत्र की तरह अपनी गर्दन हिलाकर उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। फिर वहाँ शेष सभी इन्हें गिने पूज्य कहे जाने वाले लोग फिर रहे हैं। शुद्ध सदस्यों की कमेटी में कुर्सी पर बैठकर अपनी गर्दन हिलाकर हस्ताक्षर करने योग्य कुछ लोग क्या अछूतों में मिल जाएंगे? ज्योतिराव इसका जवाब देते हैं, बोलते हैं ऐसे शुद्ध सदस्यों में भी कई गुना अच्छी तरह लिखने बोलने वाले कई अछूत मिलेंगे, लेकिन ब्राह्मणों के स्वार्थी, नकली, पाखंडी धर्म ग्रंथों, धर्म शास्त्रों की वजह से सभी अछूतों को छूना पाप समझा गया। इसकी वजह से स्वाभाविक रूप से उन विचारों को शूद्र सदस्यों की तरह सभी लोगों में मिलजुल कर अमीर होने की सुविधा कहाँ उपलब्ध हो सकती है। उनको आज भी गधों पर बोझ लादकर अपने परिवार का पेट पालना पड़ रहा है। तो यह गुलामगिरी का पार्ट नंबर 1 था। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की एक और नई वीडियो के साथ में नेक्स्ट पार्ट में। जय